नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक क्रिया। तो काफी कुछ चीजें हम अभी तक क्रिया अपने टॉपिक में पढ़ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि क्लास 10th में आपके ये क्रिया पढ़ने का रीजन है कि आप जितने भी टॉपिक्स अपने क्लास 10th में पढ़ते हैं, चाहे वाक्य पढ़ते हैं, चाहे वाच्य पढ़ते हैं, चाहे शब्द पढ़ते हैं या और भी बाकी चीजें जो भी आप पढ़ते हैं, उनमें सब में क्रिया जो है आपका सबसे मेन पार्ट होता है। तो देखिए, जब आप वाक्य परिवर्तन करते हैं उसमें भी आपका क्रिया से ही संबंधित चीजें होती है। जब आप वाच्य परिवर्तन करते हैं उसमें भी क्रिया से संबंधित बातें आपको याद करनी पड़ती हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या कुछ हमने अपने लास्ट सेशन में अब तक क्रिया के बारे में पढ़ लिया है। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्रिया के विषय में काफी सारी चीजें पढ़ी। सबसे मेन जो पार्ट हमने पढ़ा क्रिया के विषय में वो था क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेदों में हमने यहाँ पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद बताए थे। दो आधार पर क्रिया के भेदों को हमने बताया था, जिसमें हमने पहला कहा था कर्म के आधार पर और दूसरा हमने कहा था रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर में हमने दो तरह से क्रिया को यहाँ पर बांटा था, जिसमें हमने कहा था कर्म के आधार पर पहली क्रिया सकर्मक और दूसरी क्रिया अकर्मक। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हमने यहाँ पर बांटा था कर्म के आधार पर। उसके बाद हमने देखिए, आप जब वाक्य पढ़ते हैं उसमें अब आपके ये कर्म के आधार पर जो क्रिया का भेद होता है ये बहुत ही ज्यादा काम आता है कि ये सकर्मक वाक्य है या अकर्मक वाक्य है। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद हमने अगला रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर दो भेद हमने पढ़े और रचना के आधार पर 6 भेदों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो कर्म के आधार पर हमने वाक्य के भेद पढ़े थे वो हमारे क्लियर हो गए थे और अब हम रचना के आधार पर यहाँ पर क्रिया के भेदों को पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने यहाँ पर 5 भेद क्रिया के अपने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला है सामान्य क्रिया और दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा आपका पूर्णकालिक क्रिया और नंबर 6 है आपका अपूर्ण क्रिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट था संज्ञा का सामान्य क्रिया, वो हमने पढ़ा था। तो सामान्य क्रिया में हमने कहा केवल एक ही क्रिया होती है। ठीक है, केवल एक ही क्रिया होती है, इसीलिए उसको सामान्य क्रिया कहा। उसके बाद हमने बताया दूसरा संयुक्त क्रिया, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक जो है क्रिया एक ही कार्य का बोध कराती है। यानी कि एक वाक्य में अगर दो क्रिया है तो वो एक ही कार्य का बोध कराती है, इसीलिए उसको संयुक्त क्रिया कहा है। और संयुक्त क्रिया में ही हमने एक और टॉपिक पढ़ा था रंजक क्रियाएं। ठीक है, तो रंजक क्रियाओं में भी सेम होता है, एक आपका मुख्य धातु होती है यानी कि मुख्य क्रिया होती है और एक दूसरी क्रिया होती है जो उसको पूरी तरह से डिफाइन कर रही होती है। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था नंबर 3 नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाओं में मैंने यहाँ पर बताया था, इसीलिए इसे नाम धातु कहा है क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण या संज्ञा सर्वनाम विशेषण या एक तरह से जो आपके कौन से वाक्य होते हैं, जो आपके अनुकरणवाची वाक्य होते हैं, उनसे जो बनता है उसको नाम धातु क्रिया हमने यहाँ पर कहा था। और काफी सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बताए थे और कुछ अन्य एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर लिखे थे नाम धातु क्रियाओं के। जैसे संज्ञा से जो नाम धातु क्रियाएं बनती है, जैसे लात, बात, दुख, तो ये क्या है, संज्ञा है और इनसे किस तरह से नाम धातु क्रियाएं लतियाना, बतियाना, शर्माना, दुखाना आदि जो आपके शब्द बनते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर सर्वनाम शब्दों के बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसे मैं, मीमियाना। विशेषण शब्दों के विषय में भी पढ़ा था, दुबला, दुबलाना, गर्म, गरमाना, ठंडा, ठंडाना।
ठीक है। इसी तरह से अनुकरणवाची शब्दों में भी हमने ये पढ़ा था किटकिट, किटकिटाना, ठीक है। किटकिट तो आपका एक अनुकरणवाची शब्द है, लेकिन किटकिटाना ये नाम धातु क्रिया हो जाती है। थप थप ये आपका एक अनुकरणवाची शब्द है, लेकिन ये थपथपाना जब ये होता है तो ये आपका क्या हो जाता है, नाम धातु क्रिया बन जाती है। और इसी तरह से ठक ठक ये आपका अनुकरणवाची शब्द है, लेकिन जब इसको ठक ठकाना हम लिख लेते हैं तो ये आपका नाम धातु क्रिया बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने नाम धातु क्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर पढ़े थे। और उसके बाद हमने प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में हमने बताया था कि जिस क्रिया को कर्ता स्वयं नहीं करता है बल्कि दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राजेश अंशु को पढ़ाता है, तो राजेश अंशु को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। रमेश दादाजी को सड़क पार कराते हैं, तो यहाँ पर रमेश की नीड नहीं है कि वो सड़क पार करे, यहाँ पर दादाजी की नीड है कि वो सड़क पार करे। तो कर्ता जो है काम को स्वयं ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कि दादाजी को सड़क पार करने के लिए प्रेरित करता है। माँ बेटी को दूध पिलाती है, ठीक है। तो ये क्योंकि जो माँ है वो बेटी को दूध पिलाती है, तो यानी कि वो इसमें दूध पीने के लिए माँ बेटी को प्रेरित कर रही है। अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया, ठीक है। निबंध अध्यापिका खुद के लिए नहीं लिख रही है, उन्होंने नीना को प्रेरित किया कि वो निबंध लिखे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी थी। और लास्ट में हमने बताया था प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला हमने बताया था प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा हमने बताया था द्वितीय प्रेरणार्थक। यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, यानी कि जब कर्ता अपने आप काम करने की प्रेरणा दे रहा है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक है, ठीक है। तब क्रिया क्या होती है, प्रथम प्रेरणार्थक कहलाती है। और उसी तरह से जब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, अमित बच्चों को पाठ पढ़ाता है, अमित बच्चों को पाठ पढ़ाता है, यानी कि अमित जो है वो खुद से बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है, यानी कि बच्चों को प्रेरित कर रहा है पढ़ने के लिए। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है कि जिसमें क्रिया जो करता होता है वो कार्य में स्वयं सम्मिलित नहीं होता, यानी कि वो खुद से काम को नहीं करता बल्कि वो किसी और को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में खुद प्रेरणा देता है और यहाँ पर खुद से कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसीलिए उसको कहा द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे प्रमोद सुरेश से बच्चों को पढ़वाता है, प्रमोद सुरेश से बच्चों को पढ़वाता है, यानी कि जहां पर प्रमोद जो है इसका कोई भी सीन नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा इसका यहाँ पर रोल नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सुरेश को प्रेरित कर रहा है, यानी कि ये खुद काम नहीं कर रहा है, ये सुरेश को प्रेरित कर रहा है कि ये बच्चों को पढ़वाए, ये बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। इसी तरह से नंबर 5 पर हम आ गए थे और नंबर 5 पॉइंट था हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखकर लाने के लिए होमवर्क दिया था। जितने बच्चे लिखकर लाए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने कॉपी में नोट डाउन किया था बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करके आए हैं वो अब देखेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक देखिए आपको क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगे, यानी कि मुख्य क्रिया है पूजा करना, उससे पहले क्या किया, नहाया, उससे पहले क्या किया, नहाया। तो शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगे। आपका जो नहाकर शब्द है ये पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, टीना
लड़कर मायके चली गई। टीना लड़कर मायके चली गई। पहले देखिए सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसके बाद आगे क्लियर करेंगे कि किस तरह से ये आपका बनेगा। तो टीना लड़कर मायके चली गई। सरिता ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता। ठीक है, सरिता ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता। तो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, टीना लड़कर मायके चली गई, सरिता ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता और राकेश ने देखकर निबंध लिखा। राकेश ने देखकर निबंध लिखा। पूर्वकालिक क्रिया की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि मुख्य क्रिया से जो पहले क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो मुख्य क्रिया से पहले की जाती है। शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगे। ठीक है, पूजा करने लगे ये मुख्य क्रिया है, पूजा करना, लेकिन उससे पहले क्या किया? उससे पहले नहाया। टीना लड़कर मायके चली गई। टीना लड़कर मायके चली गई। देखिए मायके तो चली गई, लेकिन उससे पहले क्या किया? उससे पहले लड़ी, घर पर लड़ाई की। ठीक है, सरिता ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता। सरिता ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता। पुरस्कार तो जीत लिया, ठीक है, लेकिन पुरस्कार जीतने से भी पहले एक और क्रिया की, वो क्या थी? कविता सुनाकर। क्या किया? कविता सुनाई, उसके बाद पुरस्कार जीता। राकेश ने देखकर निबंध लिखा। राकेश ने देखकर निबंध लिखा। राकेश ने निबंध तो लिखा, ये आपकी मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया है, लेकिन कैसे लिखा? देखकर लिखा। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया, देखिए पूर्वकालिक क्रिया यानी कि किसी वाक्य की मुख्य क्रिया से पहले, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया। तो यहाँ पर मायके चली गई, पुरस्कार जीता, निबंध लिखा, ये सारी चीजें क्या है? ये आपकी मुख्य क्रियाएं हैं, और इन मुख्य क्रियाओं से पहले भी कुछ क्रियाएं हुई है, उन्हें पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे नहाकर, लड़कर, सुनाकर, देखकर। नहाकर, लड़कर, सुनाकर, देखकर, ये जो आपके यहाँ पर टॉपिक है, ये शब्द है, ये पूर्वकालिक क्रिया के एक तरह से उदाहरण है। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है। क्लियर हुआ सभी को? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? और देखिए मैं आपको हर बार कहती हूँ कि नोट डाउन जरूर कीजिएगा। बिना नोट डाउन करे आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 6, जो हमने यहाँ पर लिखा था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के भेदों में लास्ट भेद है नंबर 6, अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या होती है? अपूर्ण क्रिया, देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको क्रिया के विषय में बताया था कि क्रिया अगर नहीं होगी, अगर कहीं पर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, वाक्य पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्रिया की बात की है,
अपूर्ण क्रिया लास्ट, इसका जो अंतिम भेद बताया गया है वो है, तो देखिए अपूर्ण अर्थात जो पूरा ना हो। अपूर्ण का अर्थ तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अपूर्ण अर्थात देखिए, अपूर्ण अर्थात जो पूरा ना हो, ठीक है, जो पूरा ना हो। तो क्या होता है, जो क्रियाएं वाक्य का अर्थ पूर्णतः प्रकट करने में अक्षम होती है, जो क्रियाएं वाक्य का पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करने में जो क्रियाएं वाक्य पूर्ण रूप से वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने में, जो क्रियाएं वाक्य के अर्थ को, ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो क्रियाएं वाक्य के अर्थ को, जो क्रियाएं वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से, जो क्रियाएं वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने में, पूर्ण रूप से प्रकट करने में, प्रकट करने में अक्षम होती है, उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं, या उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने में अक्षम होती है या वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाती हैं, उन्हें अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। क्रियाएं कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, उदाहरण से, कि कैसे कौन सी क्रियाएं हैं जो अपूर्ण क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जब देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, माताजी है, माताजी है। ठीक है, पिताजी है। अब देखिए क्रिया में जो आपके यहाँ पर क्रियाएं हैं वो पूर्ण रूप से अपना अर्थ प्रकट नहीं कर रही है। दादाजी थे, दादी जी थी। ठीक है, तो यहाँ पर चारों शब्द हमने लिखे हैं और चारों में से हमें एक का भी अर्थ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। यानी कि इन वाक्यों में आप देख सकते हैं है, थे तथा थी, ये जो वाक्य है ये वाक्यों का पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करने में अक्षम है। यानी कि ये वाक्यों के पूर्ण रूप से अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। जैसे माताजी है,
दादाजी थे, ठीक है, दादी जी थी। तो ये आपका जो आपके हैं, थे या थी शब्द है, ये वाक्य का पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर अतः ये क्या है, ये सारी है अपूर्ण क्रियाएं, जैसे है, थे और थी। ये क्या है, ये अपूर्ण क्रियाएं हैं। ये क्या है, अपूर्ण क्रियाएं हैं। अब देखिए हमने ये कह तो दिया अपूर्ण क्रियाएं। अब देखिए ऐसी क्रियाओं को अपने संपूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए पूरक की आवश्यकता पड़ती है। अपूर्ण क्रियाओं को जो अपूर्ण क्रियाएं होती हैं उनको अपने संपूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए, ठीक है, प्रकट करने के लिए पूरक या पूरकों लिख सकते हैं, पूरक की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस चीज की आवश्यकता होती है, पूरक की आवश्यकता होती है। जैसे अब देखिए उदाहरण के लिए देखिए, जैसे माताजी डॉक्टर है, माताजी डॉक्टर है। पिताजी मास्टर है। ठीक है, पिताजी मास्टर हैं। दादाजी जन सेवक थे। दादी जी कुशल गृहिणी थी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब वाक्य अपूर्ण क्रियाएं अपने अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने में अक्षम होती है, पूर्ण रूप से अपने अर्थ को प्रकट नहीं कर पाती, तो इसके लिए इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, पूरकों की आवश्यकता होती है, पूरकों की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द जो भी यहाँ पर आए हैं, जैसे हमने लिखा था माता जी है, ठीक है, हमने क्या लिखा था, माता जी है। तो यहाँ पर हमने पूरक का प्रयोग किया डॉक्टर, माता जी डॉक्टर है। अब हमें इस वाक्य का जो अर्थ है वो पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला है पिताजी मास्टर है, पिताजी मास्टर है। ठीक है, दादाजी जन सेवक थे। अभी अभी देखिए हमने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं, माताजी है, पिताजी है, दादाजी थे, दादी जी थी। तो ये क्या है, ये अपूर्ण क्रियाएं हैं। ये सब क्या है, अपूर्ण क्रियाएं हैं। और ये अपूर्ण क्रियाएं ही जब पूरकों का प्रयोग कर लेती हैं तो ये पूर्ण हो जाती है, ये पूर्ण रूप से अपना अर्थ प्रकट करने लगती है। जैसे माताजी डॉक्टर है, माताजी डॉक्टर है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरक शब्द है वो क्या है, डॉक्टर। ठीक है, इसी तरह से पिताजी मास्टर है, पिताजी क्या है, मास्टर है। तो यहाँ पर आपका जो डॉक्टर शब्द है, मास्टर शब्द है, जन सेवक शब्द है और कुशल गृहिणी, कुशल गृहिणी जो आपका शब्द है, ये सब क्या है, ये सब आपके पूरक शब्द हैं। ये सब क्या है, पूरक शब्द है। और जो जब आपका कारक का अर्थ प्रकट नहीं हो पाता है तो आप इस तरह से पूरक शब्दों का प्रयोग करके कारकों के अर्थों को जानते हैं। अब आपको वाक्य में पढ़ने में या समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे माताजी डॉक्टर है, पिताजी मास्टर है, दादाजी जन सेवक है, दादी जी कुशल गृहिणी थी। ठीक है, इस तरह से हमारा जो ये आपका क्रिया से संबंधित जो पूरा टॉपिक है ये हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। यानी कि पूरी तरह से हमने क्रिया वाले जो अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया है। काफी कुछ चीजें हमने यहाँ पर जान ली है क्रिया के विषय में, और क्रिया के जो भेद है, खास तौर पर आपकी जो दो क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यानी कि क्या होता है आपका सकर्मक क्रिया और क्या होता है आपका अकर्मक क्रिया। इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, ठीक है, अब हमने इस पूरे चैप्टर से, पूरे पाठ से क्या सीखा, कुछ जरूरी बातें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी, सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। क्या होती है क्रिया की परिभाषा। अब मुझे लगता है कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे हैं आप। अभी तक आपको अगर कोई डाउट था, कोई परेशानी थी, तो आप, मुझे लगता है काफी हद तक वो डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने नोट डाउन किया है, नहीं भी किया है, तो भी कोशिश कीजिए। परिभाषा क्या होती है क्रिया की, किसे कहते हैं क्रिया। और देखिए, हमने दूसरा यहाँ पर पढ़ा था क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप, क्या कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। चलिए फटाफट, क्या कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। देखिए, अभी अभी आपके जो प्रश्न है वो साथ के साथ बनते जाते हैं। कैसे बनते जाते हैं, क्योंकि अगर आप साथ के साथ पढ़ रहे हैं, कोई शब्द आपका छूट जाता है, कोई शब्द आपने नहीं पढ़ा है, कोई शब्द आप भूल गए हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं, चलिए बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। और क्रिया के आधार, क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से दो आधार हैं जिन पर बांटा गया है, कौन कौन से दो आधार हैं जिनमें क्रिया को बांटा गया है। बच्चे हैं क्या, क्रिया के दो आधार कौन कौन से हैं जिसमें क्रिया को बांटा गया है, तो ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा। और आगे हमने पढ़ा कि जो क्या होते हैं, देखिए, जिन क्रियाओं में, जिनमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती, जिनमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, यानी कि जिनमें कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा, जिनमें कर्म की अपेक्षा होती है, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है
उसे क्या कहते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। देखिए क्रिया को किन दो आधारों पर बांटा गया है ये आपने यहाँ पर बताना है, और हमने यहाँ पर जो दो आधार हैं उनके नाम आपने बताने हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पर रचना के आधार पर यानी कि प्रयोग के आधार पर भी आप इसको कह सकते हैं, रचना प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देखिए क्रिया को आप बहुत छोटा सा टॉपिक मत समझिए, काफी कुछ चीजें हमने इस पे पढ़ी है, काफी कुछ चीजें हमने इसमें सीखी है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्रिया को जो जिन दो आधारों पर जो बांटा था वो था सबसे पहले आपका कर्म के आधार पर, और दूसरा आपका था रचना के आधार पर। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर क्रिया से संबंधित काफी सारी जो बातें पढ़ ली है उनको आप केवल इतनी चीजों से आप रिवाइज कर सकते हैं। परिभाषा यानी कि क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य का करना या होना, यानी कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा यहाँ पर क्लियर हो जाती है। क्लास 10th के बच्चे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये टॉपिक आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी इस टॉपिक से जुड़ी है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, धातु कहते हैं। और इसी पर हम प्रत्यय लगाकर इसी के साथ हम प्रत्यय लगाकर इसमें क्या करते हैं, क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। और ये क्या है, क्रिया का मूल रूप है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। इसकी भी परिभाषा पता चल गई, क्रिया के मूल रूप को का पता चल गया। और क्रिया को दो आधारों में जो बांटा गया है वो है कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। और सबसे मेन पॉइंट है आपका कर्म के आधार पर। दो भागों में बांटा हमने कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी कि जहां पर कर्म उपस्थित होता है उसे सकर्मक कहते हैं, और सकर्मक को भी आगे दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी कि जहां पर एक कर्म होता है उसे एक कर्मक, जहां पर दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक, ठीक है। उसके बाद अकर्मक हमने पढ़ा, अकर्मक यहाँ यानी कि जहां पर कर्म की अपेक्षा नहीं होती, जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। उसके बाद देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जहां पर कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे अकर्मक कहते हैं, यानी कि जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता है। और देखिए जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी इनके मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद मैंने आपको यहाँ पर बताए। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, और भी बहुत सारी जो अभी तक हम यहाँ पर पढ़ते हुए आए हैं, पूर्णकालिक क्रिया, और आपका एक तरह से जो सारी चीजें जो हमने यहाँ पर पढ़ी, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई या नाम धातु क्रिया, या जो आपका संयुक्त क्रिया है उसके अंतर्गत हमने रंजक क्रिया को भी पढ़ा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने रचना के आधार पर टोटल 6 भेद बताए हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से हमारे क्रिया से संबंधित जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है, यानी कि हमने
सारी चीजें लगभग यहाँ पर क्रिया से संबंधित क्लियर कर दी है। और आज का आपका होमवर्क है कि आप इस टॉपिक को घर पर बहुत अच्छे से पढ़ें। जो कुछ भी डाउट इसमें अभी रह जाता है शेष, उसको डिस्कस करें नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।